अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्रोलाइड्स को कंटिन्यू किया हुआ है और पिछली वीडियो में आपको बताया था मैक्रोलाइड्स के एडवर्स इफ़ेक्ट बताए थे और उसकी ड्रग इंटरैक्शंस, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करके हम जल्दी से आगे चले जाएंगे। मैक्रोलाइड्स का जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं 3 आपको मेन बताए थे याद करने वाले। पहला था GIT डिस्टर्बेंस, उसने करनी है मोटिलिटी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करा देना है। फिर उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी इंड्यूस्ड एक्यूट कोलिस्टेटिक हेपेटाइटिस कॉज कराना, ठीक है। लिवर का मसला उसने कॉज करा देना है। लास्टली उसने डेफनेस कॉज करा सकती है ट्रांसिएंट, और वैसे भी इरिवर्सिबल डैमेज भी कॉज करा सकती है एजिथ्रोमाइसिन। इसके अलावा इंटरेक्शंस में पड़ा P450 को इनहिबिट करेगी। जब P450 इनहिबिट हो जाएगा तो जितनी भी ड्रग्स वो मेटाबोलाइज करता है उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? कार्बामेज़ापिन, एंटीकोआगुलेंट्स, वारफेरिन और इस तरह की थियोफाइलिन, ये सारी ड्रग्स आ जाएंगी, ठीक है। तो अब एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन इन सब ड्रग्स की प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे। और इसमें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, अगर मैंने बोलने में गलती कर दी कि जो एरिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन E और C वाले, ये दोनों जो है ना, ये P450 पे एक्शन करते हैं। एजिथ्रोमाइसिन का कोई एक्शन नहीं है। ये जो ड्रग है ना एजिथ्रोमाइसिन, A to Z सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। आप इस तरह से याद कर लें, A से स्टार्ट होती है, A स्टार ड्रग है, बिल्कुल अच्छी ड्रग है। ये वाली ड्रग P450 को इनहिबिट नहीं करती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है, ये आपने सारी चीज़ें याद रखनी है। अब आप देखें कि अगर किसी बंदे को पहले ही लीवर डिसफंक्शन है या वारफेरिन की टॉक्सिसिटी है, तो हम उसको एरिथ्रोमाइसिन तो नहीं देंगे ना, हम उसको एजिथ्रोमाइसिन प्रेफर कर सकते हैं। तो MCQ के अंदर इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं, तो ये आपने देखनी होती हैं। अच्छा, तो ये पिछली वीडियो का काम था सारा। अब अगली वीडियो में हमने क्या करना है, एब्जॉर्प्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली हमने करनी है। व्हाट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स? फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली ये होता है कि किसी भी ड्रग के साथ बॉडी क्या करती है। अब बॉडी ड्रग के साथ क्या कर सकती है? ऑब्वियसली उसके साथ वो पहले उसको अब्जॉर्ब करेगी, फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अब्जॉर्ब क्या मतलब है कि GIT से ब्लड में आएगा, ब्लड से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ये 3 सिंपल स्टेप्स। बीच में कुछ ड्रग्स का ये भी आता है कि वो लिवर में जाकर मेटाबोलाइज होती हैं, फिर एक्सक्रीट होती हैं। कुछ ड्रग्स मेटाबोलाइज एक्सक्रीट हो जाती हैं, पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन, ज़्यादातर अनमेटाबोलाइज्ड एक्सक्रीट हो रही हैं। कुछ ड्रग्स मेटाबोलाइज होती हैं। अब अगर हम अपनी मैक्रोलाइड्स की बात करें तो इनकी एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है? अब ये जो ड्रग्स हैं ये एसिड स्टेबल कुछ होती हैं, कुछ नहीं होती। अब जैसे एरिथ्रोमाइसिन की अगर हम बात करें तो एरिथ्रोमाइसिन ने एब्जॉर्ब होने स्टमक से गुजर के इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है ना, वहाँ से वो ब्लड में जाता है। तो एरिथ्रोमाइसिन क्या करते हैं, वो एसिड से डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी वो एसिड स्टेबल नहीं होती। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें एंटायरिक कॉटेड फॉर्म में या स्टेरिडिफाइड फॉर्म में उसको हम एडमिनिस्टर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एरिथ्रोमाइसिन है, तो इसके बाहर मैं कोट कर दूँगी, जो एंटायरिक कॉटेड होगा, ये कोट जो है ये एसिड स्टेबल होता है, ठीक है। और ये जो ड्रग है ये एसिड स्टेबल हो जाती है, नहीं मतलब अंदर जो हमारी ड्रग है वो तो एसिड स्टेबल नहीं है, लेकिन जो कोट है वो एसिड स्टेबल है। तो वो आराम से स्टमक को क्रॉस करेगी, इंटेस्टाइन तक पहुँचेगी। इंटेस्टाइन के अंदर ये कोट ब्रेक हो जाएगा वहाँ के एंजाइम्स के ज़रिए से, और वहाँ पे उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। तो ये हमारा मैकेनिज्म है एब्जॉर्प्शन का। इसके अलावा हम एरिथ्रोमाइसिन की एस्टर फॉर्म्स भी दे सकते हैं। जब एस्टर्स फॉर्म देंगे वो भी आराम से एब्जॉर्ब होगी। तो ये सारी बातें बेसिकली आपने क्या इसमें याद रखनी है कि एरिथ्रोमाइसिन एसिड स्टेबल नहीं होती, उसको हम एंटायरिक कॉटन में देते हैं। फिर इसके अलावा क्लेरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन की बात करें तो वो दोनों एसिड स्टेबल होती हैं। सिंपली उनको आप डायरेक्टली दे सकते हैं, ऑरली ये सारी ड्रग्स दे सकते हैं, ठीक है। इतनी बात मेन ये याद रखनी है। IV की फॉर्म में भी दी जाती हैं, एरिथ्रो और एजिथ्रो जो है ये IV फॉर्म में भी दी जा सकती हैं। फिर इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ डिफरेंट कलर से लिखा हुआ है, जो आपने नहीं बोलना, वो एक मतलब ये प्रैक्टिकल पॉइंट है। अगर आप किसी बंदे को लिख के दे रहे हैं कि ये मेडिकेशंस आपने खानी है, तो आपने कुछ उसको ये भी बताना है, खाने से उसका ताल्लुक है। क्या है कि जो एरिथ्रो और एजिथ्रो हैं, यानी E और A वाली हैं, ये दोनों की दोनों फूड के साथ इनकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है। तो यानी अगर आप किसी पेशेंट को दे रहे हैं, रेकमेंड कर रहे हैं कि आप एरिथ्रोमाइसिन खाएं, तो आपने कहना है कि आपने खाने के साथ नहीं खानी। क्यों? क्योंकि खाने के साथ उसकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी। खाने से या तो 1 घंटा पहले खाएं, 2 घंटा पहले खाएं, खाने के साथ नहीं खानी। खाना उसकी एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देगा। किन किन ड्रग्स की? एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन, इनकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है विद द फूड। वेयर एज जो क्लेरिथ्रोमाइसिन है उनके एब्जॉर्प्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है खाने के साथ, ठीक है। तो खाने के साथ उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी जो क्लेरिथ्रोमाइसिन वाली है, और एजिथ्रो और
एरिथ्रो, इन दोनों की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ होगी। तो जब भी आप किसी को एरिथ्रोमाइसिन रिकमेंड करें, आपने कहने कि आपने खाने के साथ नहीं खानी। अब ये पॉइंट हो गया। फिर आगे मैंने आपको पहले बता दिया आईवी यानी इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स थे कि एक ही ऑरली और आईवी दोनों अवेलेबल हैं। दूसरे नंबर पे पॉइंट ये था कि एब्जॉर्प्शन खाने के साथ क्लेरिथ्रो की बढ़ जाती है और एजिथ्रो दूसरे वाले की कम हो जाती है। आप सिंपल आपकी बुक से पिक्चर लिए, इसके अंदर क्या एडमिनिस्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों चीज़ें कंबाइंड ही हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली एरिथ्रोमाइसिन, ये सारी सेम वही बातें लिखी हुई हैं कि ऑरली अवेलेबल है। ये आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा, मैंने बिल्कुल सेम आपको पॉइंट्स में वो वहाँ बता दिया हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन इसकी ऑलमोस्ट हर जगह हो जाती है, सीएसएफ में नहीं होती। प्रोस्टेट के फ्लूइड के अंदर भी चले जाते हैं, वहाँ के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो तो इसका मतलब है कि इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज है और हाफ लाइफ भी इसकी लॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो ये कोई बहुत इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। एलिमिनेशन, ये आप देखें, एलिमिनेशन की बजाय यहाँ पे हेडिंग होनी चाहिए मेटाबॉलिज्म में भी यहाँ पे कोई मिस्टेक है जो भी है, लेकिन मेटाबॉलिज्म की यहाँ बात हो रही है। तो ये ड्रग्स एलिमिनेट होने से पहले लिवर में जाती हैं। लिवर में ये काफ़ी, मैंने कहा ना, इनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है, तो ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लिवर में भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट होती हैं। जब लिवर में एक्यूमुलेट होती हैं तो ये वहाँ के एंजाइम्स को इनहिबिट करना शुरू कर देती हैं। अब लिवर भी इनको मेटाबलाइज करता है और उसके बाद ये ड्रग्स रिलीज़ होती हैं। कहाँ से रिलीज़ होती हैं? ये इनके जो रिलीज़ है एक्सक्रीशन के अंदर हम देखते हैं कि दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू बाइल एज एक्टिव एजेंट्स। ठीक है, और पार्शियल इनकी थोड़ी बहुत एंटेरोपैथिक सर्कुलेशन से रीअब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन इनका मेन जो है वहाँ से रिलीज़ हो जाता है। फिर उसके बाद आगे एक फाइनल पॉइंट है कि जो क्लेरिथ्रोमाइसिन है, मैंने आपको बताया ना जो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, किसी के अंदर कोई जो ड्रग थी एक्सेप्शन थी, किसी के अंदर कुछ थी। अभी हम दोबारा से रिवाइज करते हैं, बस ये आखिरी पॉइंट है, आपने क्या याद रखना है। जो क्लेरिथ्रोमाइसिन है वो किडनी से रिलीज़ हो रही है। ठीक है, सी और के की साउंड एक जैसी होती है, तो क्लेरिथ्रोमाइसिन किडनी से रिलीज़ हो रही है और बाकी जो दोनों हैं एरिथ्रो और एजिथ्रो, वो दोनों बाइल और लिवर से रिलीज़ होती है। तो अगर किसी बंदे को किडनी का मसला है तो उसको हम क्लेरिथ्रो नहीं देंगे, उसको हम बाकी दोनों प्रेफर करेंगे। किसी को लिवर का प्रॉब्लम है तो उसको हम क्लेरिथ्रो प्रेफर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हमने इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी, बस एक रिवीजन करेंगे सबसे पहले, ताकि जो एक्सेप्शंस हैं ना वो आपको याद हो जाए। सबसे पहले हमने पढ़ा P450, वेट कलर थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ओके, P450 जो साइटोक्रोम P450 थी, इसको इनहिबिट कौन सी ड्रग्स करी थी? इसको एरिथ्रोमाइसिन ड्रग इनहिबिट करी थी, इसको क्लेरिथ्रोमाइसिन इनहिबिट करी थी, लेकिन इसको एजिथ्रो नहीं कर रही थी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमने पढ़ ली। यानी एरिथ्रो जो है इसको इस तरीके से लिखते थे, सबसे ज़्यादा एरिथ्रो करी थी, फिर क्लेरिथ्रोमाइसिन, और जो है बाकी ऑलमोस्ट नहीं करी थी एजिथ्रोमाइसिन। एक ये चीज़ पढ़ी। फिर उसके बाद हम फार्माकोकाइनेटिक्स में आ गए। फार्माकोकाइनेटिक्स में जो डिफरेंट है वो क्लेरिथ्रो डिफरेंट है, सी वाली डिफरेंट है। ठीक है, तो काइनेटिक्स में के और क्लेरिथ्रो में सी है, तो सी के एक जैसी साउंड होती है। तो आपने याद रखना है कि काइनेटिक्स के अंदर क्लेरिथ्रोमाइसिन डिफरेंट होना है। खाने के साथ क्लेरिथ्रो की अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, एजिथ्रो और एरिथ्रो की कम हो जाएगी। दूसरी बात, रिलीज़ की अगर हम बात करें तो किडनी के थ्रू क्लेरिथ्रो रिलीज़ होगी और बाकी जो बाइल के थ्रू हैं वो एजिथ्रो और एरिथ्रोमाइसिन रिलीज़ होंगी। आई होप सो आपको यहाँ तक याद हो गया होगा।